Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter The Age of Industrialization. Here we are again with our new topic from the chapter that is The Age of Industrialization. प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा कि हमने अपना सेकंड पार्ट बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को इसको खत्म किया था बेटा, जहाँ पे हमने अपना जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से उसको करंटली में किया था और उसको समझा भी था बेटा। अब जो आपका आता है इसके बाद आता है बेटा ये जो जैसे मैंने बोला था कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज का आपका टॉपिक नेक्स्ट आएगा। लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा राउंड अप दे देते हैं पीछे हमने क्या पढ़ा था ताकि इससे का आपको दूसरे के साथ आप कनेक्ट कर पाए बेटा। जब आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था बेटा तो उसमें हमने बात की थी कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है भाई। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज क्या होती है, मैंने इन सब चीजों के बारे में आपको बताया था। भाई इंडस्ट्रीज क्या होती है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो हम किस तरीके से इंडस्ट्री को बोलते हैं और कौन कौन से हमारे सामने साइन होते हैं जो इंडस्ट्री को क्या दिखाते हैं बेटा, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या करते हैं मतलब उसको सिंबलाइज करते हैं। तो वो मैंने प्रोग्रेस के आपको एरियाज, ग्रोथ के एरियाज भी आपको दिखाए थे। इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ही हमने उसमें देखा तो वहाँ पे एक नई टर्म आई थी बेटा, जब कि हमने वहाँ पे फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन मानना स्टार्ट कर दिया था कि जो फैक्ट्रीज थी बेटा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री थी। और फैक्ट्रीज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेटा इसमें जब मॉडर्नाइजेशन हुआ तो फैक्ट्रीज में ही चेंज आया जिसने आगे जाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन का रूप लिया। लेकिन हमने देखा कि फैक्ट्री जब आपके इंग्लैंड के या जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था उसके लैंडस्केप पे, मैं कहने का मतलब उसके मैप में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी और उससे पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था। तो उसको हमने नाम दिया था बेटा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में। और उस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ने से लिए उसको समझने से के लिए हमने इसके लिए आपको दो टॉपिक करवाए थे, बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझा था कि जो पहले का अर्ली स्टेज का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उसके बारे में हमने उसको कंप्लीट किया था। मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्रीज वगैरह को आपने फैक्ट्री के वर्कर्स को इंडस्ट्री के वर्कर में कन्वर्ट कर दिया था। आपने फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रीज मान लिया था, फैक्ट्री के प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मान लिया था। हालांकि फैक्ट्रीज का भी अपना एक रोल है, एक फैक्ट्री का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ कि क्या हुआ था कि जब उस टाइम पे ये जो हमारे टाउन्स वगैरह है बेटा वहाँ पे मोनोपोली पावर चलती थी। तो वहाँ पे अब कॉलोनीज के रूप में पूरे पूरे के पूरे वर्ल्ड में अब पूरा कोलोनाइजेशन हो चुका था। तो डिमांड्स ऑफ गुड्स क्या हो गया था बेटा, बढ़ गया था। अब डिमांड्स ऑफ गुड बढ़ गया था तो उसके बाद वहाँ पे अब प्रोडक्शन की आवश्यकता थी। अब प्रोडक्शन में जो टाउन्स वगैरह हैं बेटा वहाँ पे तो मर्चेंट जब जाते थे तो मोनोपोली पावर को एक्सरसाइज किया जाता था, तो वहाँ पे व्यापार करना बहुत ही मुश्किल था। तो मर्चेंट बेटा आपके रूरल साइड या कंट्री साइड बोल सकते हैं आप, उसकी तरफ बढ़े और वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को एडवांस में ऑफर किया जहाँ पे लोग एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड के ऊपर बिल्कुल आधारित थे, निर्भर करते थे, उसके ऊपर डिपेंड करते थे। अब इन पैसों को देखकर उन्होंने एडवांस को क्या किया बेटा, एक उसको एक्सेप्ट किया और काम करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद हमने डिफरेंट स्टेजेस भी पढ़ी थी, जहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस में हमने पढ़ा था कि भाई किस तरीके से क्लोथियर है बेटा वो कम से कम हंड्रेड्स ऑफ वर्कर को क्या करता था बेटा, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर को कंट्रोल करता था। और ये सारे काम किसी फैक्ट्री में नहीं किए जाते थे, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। ये फैक्ट्रीज में कार्य ना होकर ये फार्म लैंड्स में या हाउस होल्ड्स में वर्क किए जाते थे। और हर एक वर्क का एक अलग स्टेप था जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में स्टेप वाइज भी आपको बताया था कि भाई सबसे पहले क्या होता था। भाई जो क्लोथियर होता था वो किस तरीके से बेटा आपके वूल को खरीदता था, उसके बाद उसकी स्पिनिंग होती थी, फिर फुलर आते थे, उसके बाद फिर डाई वगैरह होती थी। तो किस तरीके से हंड्रेड ऑफ वर्कर्स हैं बेटा, फिर उसके बाद सबसे लास्ट प्रोसेस डाई होता था। और इसके बाद इन वस्त्रों को बेटा टाउन वगैरह में ना बेचकर इससे ट्रेड की जाती थी और दैट ट्रेड इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं कि फैक्ट्री जब ना ही थी उससे भी पहले आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद बेटा
उसके बाद हम इस तरीके से हम बोल पाते थे कि भाई फैक्ट्रीज तो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, उससे पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, दैट इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये हमने लास्ट क्लास में इसका मैंने सम अप दे दिया थोड़ा सा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपको इसको डिटेल से जानना और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड पढ़ना है तो इस क्लास से रिलेटेड, इससे पीछे मेरी 2 वीडियोज है मेटा क्लास से रिलेटेड, उसमें आप पढ़ सकते हैं, दैट इज पार्ट 1 एंड सेकंड इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से बेटा, उसमें आप इन चीजों को कर सकते हैं। लेकिन अब हमने पता लगा लिया कि फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रीज की तो, लेकिन फैक्ट्रीज के बारे में भी तो यहाँ पे रोल प्ले होगा ना बेटा, वो भी तो एग्जिस्ट करती थी ना। तो आज हम उन फैक्ट्रीज के बारे में ही करने वाले हैं बेटा, कि फैक्ट्रीज का विकास कैसे हुआ था और किस तरीके से बेटा फैक्ट्रीज की स्टार्ट हुई और किस तरीके से इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेटा आगे बढ़ाया। क्योंकि देखो फैक्ट्रीज को टोटली इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलना गलत है, गलत भी नहीं है, बोल भी सकते हैं, लेकिन उससे फैक्ट्रीज के आने से पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था। लेकिन फैक्ट्रीज को टोटली हम हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल दे, ऐसा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। फैक्ट्रीज का रोल प्ले करता है बेटा, इन्होंने रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, लेकिन फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन का पास्ट नहीं है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री नहीं है, उससे पहले भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, दैट इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस चक्कर में हम फैक्ट्रीज को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। तो आज हम टॉपिक जो लेके आए हैं बेटा, आज हम टॉपिक लेके आए बेटा आपका फैक्ट्री से रिलेटेड ही टॉपिक है आपका, कि फैक्ट्री का कैसे किस तरीके से हमें द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री किस तरीके से हुआ था, जो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज में सबसे पहले जो आता है बेटा उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो सबसे पहले बात करी जाए तो देखो कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री में द अर्ली फैक्ट्री, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये आपको पता है, लंदन, ये मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। और जैसे मैंने आपको पीछे लंदन के बारे में बताया था, फिनिशिंग सेंटर के रूप में लंदन के बारे में बताया था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी बेटा, ये आपके इंग्लैंड से हुई थी। तो हम इंग्लैंड का ये एग्जांपल इसमें लेकर चलेंगे। तो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज की बात करें इंग्लैंड में, केम अप बाय 1730। तो ध्यान रखना अर्लीस्ट फैक्ट्रीज की बात अगर आए, बहुत सारे नहीं बेटा, देखो ध्यान रखना जिनकी संख्या कम होगी दे आर स्मॉल इन नंबर। तो ये कब आई थी बेटा, 1730s में आई थी, जहां पे बेटा ये फैक्ट्री का हुआ था। But it was only in the late 18th century. It was only in late 18th century. Late 18 का मतलब late 18th century के लास्ट में बेटा नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ये मल्टीप्लाई हो गई थी, इनकी संख्या ज्यादा हो गई थी। अब इनकी संख्या ज्यादा कब हुई थी, ये तो आपको लेना है बेटा लेट 18th सेंचुरी में। और अर्लीस्ट फैक्ट्री जो आई थी बेटा इंग्लैंड में, वो कब आई थी बेटा, स्टार्टिंग कब हुई थी, 1730s में हुई थी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुरुआत कब हो गई थी, 1730 में, लेकिन लेट 18th सेंचुरी में क्या हो गई थी, फैक्ट्रीज आपकी मल्टीप्लाई हो गई थी। तो ये मल्टीप्लाई सेंचुरीज में। अब आगे देखिए, द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू इरा, जो फैक्ट्री का जो न्यू इरा आया बेटा, हम फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या था, कॉटन था। ये बेटा क्या था उसका सिंबल, ये कॉटन। तो सिंबल के रूप में क्यों बताया गया है, क्योंकि रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता था, तो इसको सिंबल भी बोल दिया कि भाई अब जब फैक्ट्री एग्जिस्ट करेंगी तभी तो आप कपास की खेती करोगे। लेकिन अगर आपकी ज्यादा होगी ना, जब आपको पता लगेगा अभी फैक्ट्री में किसी रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, तो लोग उसकी प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। तो उसको सिंबल के रूप में बताया गया बेटा, सिंबल ऑफ न्यू इरा के रूप में बताया गया है। सिंबल ऑफ न्यू ईरा क्या था बेटा, वो कॉटन था। वो क्या था, कॉटन था। अब आगे देखिए, इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। ये तो सिर्फ कॉटन के बारे में बेटा। तो कॉटन का जो प्रोडक्शन बूम, बूम का मतलब होता है बहुत ही अच्छा इंक्रीज होना, दैट इज नोन एज बूम, उसको बूम बोलते हैं बेटा। तो इसका जो प्रोडक्शन बूम हुआ था वो कब हुआ था बेटा, लेट 19th सेंचुरी में हुआ था। लेट 19th सेंचुरी में क्या होता है, इसका बहुत ही बूम हुआ था प्रोडक्शन का। तो उसको हम बोल सकते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में किसके किसके प्रोडक्शन का, कॉटन के प्रोडक्शन का क्या हुआ था, बूम हुआ था। बूम का मतलब होता है इंक्रीज होना बहुत ही एक्सटेंड लिमिट तक। इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग
2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। अगर 1760 में देखें तो ब्रिटेन जो इंपोर्ट कर रहा था बेटा, तो 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ मटेरियल को क्या कर रहा था बेटा, वो इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन अगर आप एक बार ध्यान से देखिए 1787 की बात अगर हम करें तो 22 मिलियन पाउंड हो गया। तो इसका इंक्रीज आप देख सकते हैं कहाँ पे 2.5 मिलियन है और कहाँ पे 22 मिलियन है, और ये सिर्फ और सिर्फ 27 ईयर्स के बीच में हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और फैक्ट्रीज भी क्या होगी बेटा, आपकी मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगी। क्योंकि देखो अगर आपके रॉ मटेरियल में इंक्रीज आएगा तो इसका मतलब है कि आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपकी फैक्ट्री आपकी आनी स्टार्ट हो गई है। तो शोड टू का मतलब होता है इंक्रीज होना बेटा। तो जो इंपोर्ट था बेटा वो कहाँ चला गया, बहुत ही ह्यूज इंक्रीज हुआ, दैट इज 22 मिलियन पाउंड्स का। कब, 1787 में, जो कि 1760 में कितना था बेटा, 2.5 मिलियन था। तो वो कितना हो गया बेटा, 22 मिलियन पाउंड्स हो गया कब, 1787 में हो गया कितना, 22 मिलियन, और ये इंक्रीज हुआ बेटा 27 ईयर के उसमें। The increase was linked to a number of changes within the process of production। ये तो हमें पता ही था पहले से ही कि जो इंक्रीज हुआ बेटा तो नंबर ऑफ चेंजेस, ये किसके कारण हुआ बेटा, ये प्रोडक्शन है ना बेटा, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंज हो गया। अब प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे चेंज हो गया, इससे पहले जो मैंने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है मैंने, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा है, जहाँ पे प्रोडक्शन मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है कि उस टाइम पे प्रोडक्शन क्या होता था। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कंट्री साइड में प्रोडक्शन होता था, हर एक स्टेज पर 20 से 25 वर्कर एक क्लोथियर रखता था। हर एक स्टेज पे काम होता था, सारे के सारे काम कंट्री साइड में होते थे, और एक क्लोथियर के अलग से सारे के सारे जो होते हैं वर्किंग कैपेसिटी होती है, जो लेबर्स थे बेटा वो अलग अलग थे। और एक क्लोथियर लगभग 100 वर्कर्स को क्या करता था बेटा, उनको मतलब उनको क्या करवाता था, कार्य के द्वारा करवाया जाता था। लेकिन अब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आपका चेंज होने वाला है। अब वहां पे अब देखो, जब कोई भी मान ले कोई अपने हाउस होल्ड पे वर्क कर रहा है 25 वर्कर, अब वीविंग कहीं पे हो रही है, स्पिनिंग कहीं पे हो रही है, ये सारे काम अलग अलग हो रहे हैं, तो उसको आप फैक्ट्री नहीं बोल सकते। प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्री साइड में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जब एक अंडर द रूप सारे वर्कर एक साथ मिलकर सारे प्रोसेस करते हैं, सारे के सारे प्रोसेस अंडर वन रूफ होते हैं, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, भाई एक फैक्ट्री है जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता है रॉ मटेरियल के साथ बेटा, तो उसको हम फैक्ट्री बोल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। डिफरेंस क्या क्रिएट करना है कि पहले प्रोसेस क्या था और बाद में प्रोसेस क्या है, उन सब चीजों को क्या करना है बेटा, आपको लिंक करना है। दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बेटा। तो जो इंक्रीज था बेटा, ये क्या हुआ, नंबर ऑफ चेंजेस आए बेटा प्रोडक्शन में, और नंबर ऑफ चेंजेस प्रोडक्शन में आए तभी तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया बेटा। लेट अस लुक ब्रीफली एट सम ऑफ दिस, कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। देखो, ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में सबसे पहले तो इन्वेंशंस हुए बेटा। अब इन्वेंशंस होंगे तो सारे के सारे, अब जैसे इन्वेंशंस किसके हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे रेलगाड़ी के भी हो रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस के भी हो रहे हैं, या फिर यहाँ पे आपके बहुत सारी चीजों के क्या हुए बेटा, यहाँ पे आपके इन्वेंशंस हुए। तो ये भी एक मेन रीजन था कि आपका जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी वो बढ़ गई और प्रोडक्शन का प्रोसेस भी क्या हो गया बेटा, आपका चेंज हो गया। इंक्रीज द एफिशिएंसी नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एफिशिएंसी आएगा। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस बेटा। अगर आपने हर एक स्टेप की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया तो वहां पे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, वहां पे सारी चीजें बढ़ेंगी, और उसकी तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा बेटा, वहाँ पे सारी चीजें आपकी इंक्रीज होंगी, और उसके बाद आपका क्या आएगा बेटा, आपका रॉ मटेरियल भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है बेटा वो भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि हर एक स्टेप में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन में। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, ब्रोलिंग, और ये सारे के सारे क्या थे बेटा, आपके कार्डिंग हो गया, या आपका ट्विस्टिंग हो गया, या स्पिनिंग हो गया, या रोलिंग हो गया बेटा, ये सारे के सारे हैं, ये आपके अलग अलग स्टेप हैं जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में आता है।
जो आपकी किस में आता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में आता है। अब देखो एक बार इन सब का अलग अलग से मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। कार्डिंग क्या होता है, ट्विस्टिंग क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, ये देखो सब सारे कॉटन के रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका थ्रेड स्ट्रक्चर और कपड़ा बनाने की वो टेक्सटाइल मिल से रिलेटेड सारी बातें हैं। तो कार्डिंग क्या होता है, कार्डिंग का मतलब होता है ट्विस्ट करना। ये इनिशियल स्टेज पे ट्विस्टिंग होती है। और इस ट्विस्टिंग में क्या होता है, सॉरी, कार्डिंग में बेटा ट्विस्टिंग नहीं होता, ट्विस्टिंग तो नेक्स्ट वाले स्टेप में होता है। कार्डिंग में क्या होता है बेटा, ब्रशिंग किया जाता है वूल को ताकि उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके। मतलब वूल को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय ब्रशिंग देम, उसको हम कार्डिंग बोलते हैं। तो सबसे पहला काम होता है बेटा वूल को ऑर्गेनाइज करने का। सपोज कीजिए आपके पास वूल है बेटा या कॉटन है आपका, इस रूप में है बेटा वो आपका रॉ मटेरियल के रूप में। उसके बाद ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अब जो फॉर्मेशन ऑफ यार्न होगी बेटा, अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ यार्न किया जाता है बाय ट्विस्टिंग टू और मोर यार्न को। जैसे ट्विस्ट करना देखा ना आपने, जब एक को दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं, दूसरे को तीसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं, तीसरे को चौथे के साथ करते हैं, तो इससे ना मजबूती बढ़ती है, स्ट्रोंगनेस बढ़ती है। तो ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, ट्विस्ट किया जाता है। ताकि ट्विस्ट करने का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ यार्न किया जा सके, जब दो और दो से ज्यादा यार्न की टू फॉर्म है सिंगल वन, एक को बनाने के लिए बेटा क्या किया जाए, ट्विस्टिंग किया जाए। और स्पिनिंग जो होती है बेटा, ये हाई डिग्री ऑफ ट्विस्टिंग होती है, जहाँ पे ये लास्ट पार्ट होता है ट्विस्टिंग का, जिसमें उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत बना दिया जाता है, उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। और रोलिंग जो होता है बेटा, अब इसकी बोल्स बनाई जाती है, रोल करके बोल बनाई जाती हैं, ताकि कोई भी मेकिंग श्योर किया जा सके, कोई भी नोट है आपका जो कि आपको, जिसको आप एक लोकल लैंग्वेज में गांठ बोलते हो, आपकी कोई नोट ना बचे और आपकी क्या हो सके बेटा, रोलिंग हो सके। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वहां पे क्या की जाती है, रोलिंग की जाती है। तो ये थे आपके बेटा अलग अलग कुछ स्टेप, कार्डिंग था, ट्विस्टिंग था, स्पिनिंग था, रोलिंग था। तो अब ईच स्टेप में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, एफिशिएंसी का मतलब होता है गुण। गुण का मतलब क्या होता है, जब आप किसी मान ले किसी भी मान ले लेबर की आप एफिशिएंसी बढ़ाओगे ना, तो उसके साथ उसकी ना प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मतलब जो कोई मतलब एफिशिएंसी का मतलब गुणवत्ता होता है बेटा। जैसे एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक का व्यक्ति कार्य ज्यादा करता है और एक व्यक्ति कार्य कम करता है, तो जो व्यक्ति कार्य ज्यादा करता है, जो व्यक्ति कार्य क्या करता है बेटा, ज्यादा करता है, तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है, उसमें कला क्या ज्यादा है, और प्रोडक्शन प्रोसेस करने की क्या बेटा, ज्यादा है। तो ये सारे के सारे जो स्टेप थे बेटा, ईच स्टेप में क्या इंक्रीज की गई बेटा, एफिशिएंसी इंक्रीज की गई, तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एनहेंस द आउटपुट पर वर्कर। अब पर वर्कर आउटपुट बेटा, हर एक वर्कर ने अब आउटपुट को ज्यादा देना स्टार्ट कर दिया, तो हर एक एनहेंस कर दी बेटा आउटपुट, पर वर्कर एनहेंस किया गया, किसको, आउटपुट को एनहेंस किया गया। एनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर, और ऐसे एनेबल किया गया ताकि ईच वर्कर क्या प्रोड्यूस करे बेटा, मोर प्रोड्यूस करे, ज्यादा प्रोड्यूस करे, जिससे प्रोडक्शन क्या हो बेटा, इंक्रीज हो बेटा। एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यार्न, और ऐसा पॉसिबल बनाया गया ताकि जो स्ट्रॉन्गर जो पक्के धागे हैं और यार्न की प्रोडक्शन की जा सके। तो ये भी स्टेप उठाया गया बेटा, मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स और यार्न को बेटा किया जा सके। तो अब देखो ये सारे के सारे जो थे बेटा, एक बार मैं रिवाइंड अप करवा देता हूँ। ये जो सारे के सारे थे, ये सारे आपके क्या थे बेटा, ये थे बेटा, ये देखो ये यहाँ पे था, सम ऑफ दीज, जो ये इंक्रीज था ना, नंबर ऑफ चेंजेस आए थे प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन में चेंजेस आने के मेन रीजंस जो जो थे बेटा, तो ये इन्वेंशंस और ये एफिशिएंसी स्टेप की बनाना, ये सारे के सारे जो ये आउटपुट पर वर्कर को इंक्रीज करना, ईच वर्कर को प्रोड्यूस करने के लिए एनेबल करना, और मेड प्रोडक्शन करना बेटा स्ट्रॉन्गर थ्रेड और यार्न की, ये सब चेंजेस आने के कारण थे बेटा। तो अब क्या आते हैं कुछ फैक्ट। देन रिचर्ड और प्राइड, बेटा याद रखना बेटा, नाम क्या है बेटा, रिचर्ड और प्राइड, जिन्होंने क्रिएट किया था बेटा किसको, कॉटन मिल को क्या किया था बेटा, क्रिएट किया था, सॉरी क्रिएटेड किया था, क्रिएट किया था। तो द नेम क्या था बेटा, उसका नाम था रिचर्ड और प्राइड, उनका क्या था बेटा, नाम था बेटा। तो ये था बेटा आपका रिचर्ड और प्राइड, जिनका क्या था बेटा, नाम था। आगे देखिए जिन्होंने कॉटन मिल को क्या किया, क्रिएटेड किया। टिल दिस टाइम, इस समय तक, एज यू सीन, क्लॉथ प्रोडक्शन वाज सेपरेट ऑल ओवर द कंट्री साइड। मैंने आपको बार बार बताया कंट्री साइड का मीनिंग क्या होता है। कंट्री साइड का मतलब होता है बेटा रूरल साइड, और कैरिड आउट विद इन विलेज हाउस होल्ड्स में। तो क्लॉथ प्रोडक्शन है बेटा वो सेपरेट हो चुका था इस टाइम तक
ओवर द कंट्री साइड में भी, रूरल साइड्स में भी, और कैरिड आउट विद इन द विलेज हाउस होल्ड्स में। और कहाँ पे होता था वो प्रोडक्शन बेटा? विलेज हाउस होल्ड्स में भी प्रोडक्शन होता था बेटा। कहाँ पे? इन द विलेज हाउस होल्ड्स में क्या होता था? प्रोडक्शन होता था। तो इसको हम बोल सकते हैं कि तो जब तक ये सारे काम हुए, जब कॉटन मिल की स्थापना की गई बेटा, तब तक जो मैंने आपको पहले बताया था ना प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, वहां पे मैंने बताया था क्लोथियर कहाँ पे? रूरल एरिया में, कंट्री साइड में अपना प्रोडक्शन करवाते थे। तो अब तक तो सारा का सारा जो प्रोडक्शन था वो फैल चुका था कहाँ पर बेटा? विलेज के हाउस होल्ड्स में बेटा। तो कहाँ फैल चुका था? विलेज के हाउस होल्ड्स में फैल चुका था। तो अब आगे चलते हैं। बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन कुड बी परचेज। अब नई मशीनों को खरीदा गया बेटा। सेटअप एंड मेंटेन इन द मिल। और कहाँ पे मेंटेन कर दिया गया? मिल में मेंटेन कर दिया गया। विद इन द मिल ऑल द प्रोसेसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। अब देखो वही बात आ गई। अब जो आपकी स्पिनिंग था, जो आपकी सारे के सारे डाइंग वगैरह था, ये सारे के सारे जब विलेजेस में कार्य होते थे तो ये अलग अलग हाउस होल्ड्स में होते थे, अलग अलग रूफ के अंडर होते थे। लेकिन अब जो ये आपके सारे कार्य हैं बेटा मिल के, तो ऑल द प्रोसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर द रूफ वन वन रूफ एंड मैनेजमेंट। ये सब एक ही रूफ और एक ही मैनेजमेंट के नीचे होने लगे सारे के सारे कार्य। एक ही रूफ और मैनेजमेंट के नीचे सारे के सारे वर्क होना स्टार्ट हो गए बेटा। तो ये किसका आगमन था बेटा? मील का था बेटा। दिस अलाउड ए मोर केयरफुल सुपरविजन। अब तो केयरफुल सुपरविजन तो होगा ना बेटा, आप अच्छे से देख पाएंगे ना। एक तो बेटा सब अलग अलग जगह और आपको अलग अलग जगह ट्रेवल करना पड़ रहा है, ये काम सही हो रहा नहीं। एक सारे के सारे काम एक ही अंडर द वन रूफ के अंडर हो रहे हैं, और उसमें आपको बस सुपरवाइज करना कौन अच्छे से कार्य कर रहा है और कौन अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है बेटा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। तो आगे देखिए। ए वॉच ओवर क्वालिटी, बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी के ऊपर क्या हो जाती थी बेटा? वॉच हो जाती थी। और दूसरा रेगुलेशन ऑफ लेबर, बिल्कुल हो सकता था ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है उनको इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल एफिशिएंसी को इंक्रीज करोगे तो जो आपकी आउटपुट है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो ये वर्कर्स वगैरह थे इनको अंडर वन रूफ के नीचे इनको सुपरवाइज किया जा सकता था। इनको नई नई टेक्निक बताई जा सकती थी, किस तरीके से हम वेस्टेज कम करके प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको बताई जा सकती थी। ये सब हुआ क्यों था बेटा? कॉटन मिल के आने के कारण हुआ था। तो ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू व्हेन द प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। लेकिन ये सारे के सारे काम प्रोडक्शन जब कंट्री साइड में हो रहा था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो रहा था, मर्चेंट्स के द्वारा विलेज साइड में ये काम करवाया जा रहा था, तो ये सब काम डिफिकल्ट थे। लेकिन अब वॉच ओवर क्वालिटी हो गया या रेगुलेशन ऑफ लेबर हो गया, ये सारे के सारे काम अब आप एक वंडर वन रूफ के अंडर हो रहे हैं, तो अब ये डिफिकल्ट नहीं बचा। अब ये क्या हो गया बेटा? सिंपल हो गया। और इन द अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्री इंक्रीजिंगली बिकम एन इंटी पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। तो अर्ली 19th सेंचुरी में तो फैक्ट्री इस तरीके से उनकी मात्रा में इंक्रीज हुआ कि इंटीमेट एक रेगुलेटरी पार्ट हो गया बेटा इंग्लिश लैंडस्केप का। बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज आ गई आपकी कब? 19th सेंचुरी में। कब आ गई बेटा? ये आपकी 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा क्लास है आपकी, सॉरी क्लास कह रहा हूँ, फैक्ट्रीज आ गई बेटा। सो विजिबल वर इम्पोजिंग न्यू मिल्स आ रही थी बेटा। और उसके बाद मैजिकल सीम टू बी पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब जो कंटेम्प्रेरी है, जो इनके साथ में जो प्रोडक्शन कर, ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोटो वाला था, विलेज हाउस होल्ड वाला था, वो एकदम से बंद हो गया। एकदम से बंद नहीं हुआ कभी भी, ऐसा नहीं होता है। उसको टाइम लगता है बेटा उसको कन्वर्ट होने में। तो उनके साथ के जो कंटेम्प्रेरी है, जो विलेज साइड में कॉटन का जो ये क्लोथ्स वगैरह है, इनका क्लोथ्स वगैरह का जो क्लोथियर थे बेटा, प्रोडक्शन करवा रहे थे बेटा, उनके लिए ये सारे काम जो उनको अलग अलग जगह पे जाकर करने पड़ते हैं, अंडर वन ही एक रूफ के ही नीचे ये सारे काम हो रहे हैं, तो उनके लिए मैजिकल सीम्स टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये एक मैजिक की तरह लगी उन्हें, जो नई टेक्नोलॉजी जिसके साथ क्लोथ्स का निर्माण किया जा रहा था अंडर द मिल के अंदर बेटा। तो ये क्या लगी बेटा? एक नई टेक्नोलॉजी सी लगी। दैट कंटेम्प्रेरी वर डेजर्ट बेटा। कंटेम्प्रेरी का मतलब तो वही है बेटा जो विलेज साइड में या कंट्री साइड में प्रोडक्शन कर रहे हैं बेटा। और डेजर्ट का मतलब वही है क्या बेटा? इम्प्रूव्ड हुए, डीपली, सॉरी इम्प्रेस्ड हुए क्या बेटा? डीपली इम्प्रेस्ड हुए, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डेजल बोलते हैं। डेजलिंग का मतलब होता है कि इम्प्रेस हुए बेटा इस नई टेक्नोलॉजी के साथ। इसके साथ क्या हुआ बेटा? वो इम्प्रेस। दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द व्हील। तो जो अटेंशन है बेटा उनकी इनके ऊपर बढ़ा दी, मिल्स के ऊपर। ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बायलेंस। और जो वर्कशॉप थी ना बेटा उनको वो भूल गए। वे प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड, जहाँ पे प्रोडक्शन अभी भी स्टार्ट था बेटा। जो वर्कशॉप थी जहाँ पे अलग अलग जगह पे ये सारे कार्य होते थे, तो उन्होंने अपनी सारी की सारी जितनी अटेंशन थी बेटा उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया बेटा? उन्होंने मिल्स में शिफ्ट कर
दिया और फॉरगेट कर दिया बाई लेंस। और जो वर्कशॉप थी बेटा जहाँ पे प्रोडक्शन आपका प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था किस तरीके से होता था बेटा, उन सबको क्या कर दिया, फॉरगेट कर दिया और उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कर दिया। तो ये था बेटा आपका कमिंग ऑफ फैक्ट्री का आपका टॉपिक बेटा। तो जिसके अंदर हमने जो जो टॉपिक पढ़े, मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ। आपके जो टॉपिक आए हैं एक बार उनको सम अप कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं और फटाफट उसके बाद में आपका ये क्लास को खत्म करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमने इसमें पढ़ा था बेटा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, देखो कमिंग ऑफ फैक्ट्री में सबसे पहले हमने पढ़ा कमिंग ऑफ फैक्ट्री में फैक्ट्री इंग्लैंड में स्टार्ट कब हुई, मतलब कि उनका आना कब स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 18th सेंचुरी में वो मल्टीप्लाई हो गई थी। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मैंने डिटेल से आपको ये बेटा एक्सप्लेन कर दिया है। अब तो बस एक रिवीजन सा है जो आपका रिवीजन हो जाएगा ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि क्या करना है। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू इरा वाज क्या था बेटा, कॉटन था। तो इसकी प्रोडक्शन बूम हुई, बूम का मतलब होता है इंक्रीज होना, लेट 18th सेंचुरी में। तो 1760 में ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रो कॉटन को फीड कर रहा था बेटा कॉटन इंडस्ट्री को। और 1787 में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था क्योंकि दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू नंबर ऑफ चेंजेस आए थे। अब वो चेंजेस क्या क्या थे बेटा, तो उन चेंजेस के बारे में हमने देखा। तो कुछ इन्वेंशन हुए थे, ईच टाइप की प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंसी को इंक्रीज किया गया, चाहे वो कार्डिंग थी, चाहे वो ट्विस्टिंग थी, या वो स्पिनिंग थी, या फिर वो क्या थी बेटा, रोलिंग थी। एनहेंस द आउटपुट पर वर्कर को एनहेंस किया गया बेटा, उसकी ताकि आउटपुट बढ़ सके। तो एक वर्कर की बढ़ेगी तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपको इनपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो हर एक इंडिविजुअल वर्कर के ऊपर ध्यान दिया गया, तो एक आउटपुट वर्कर की क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटा। एनेबलिंग ईच वर्कर प्रोड्यूस मोर। और तो उसके बाद रिचर्ड ओकराइट नाम आया बेटा, जिन्होंने कॉटन मिल की स्थापना की थी बेटा। और अभी भी कॉटन मिल है जो बेटा वो स्थापना हुई, लेकिन मशीन अब उनको परचेज किया गया, मिल में काम किया गया। अब सारे काम एक ही रूफ के अंडर होते थे और केयरफुल सुपरविजन भी आप कर सकते थे, क्वालिटी के ऊपर वॉच कर सकते थे, रेगुलेशन ऑफ लेबर कर सकते थे। लेकिन जो पहले जिस तरीके से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जैसे प्रोडक्शन होता था उस टाइम पे ये काम करना संभव नहीं था, लेकिन अब ये सारे काम हो सकते थे। तो फैक्ट्री ने इंक्रीज हुआ बेटा, बहुत सारी फैक्ट्रीज आई नई मिल्स वगैरह आई बेटा। मैजिकल्स दिखी है बेटा, जो कंटेम्प्रेरीज थे वो क्या हुए बेटा, इससे डेजर्ट हुए, ये मैजिकल के रूप में कार्य करने लगी क्योंकि सारे काम जो हाउस होल्ड अलग अलग किस्मों में करते थे वो अब बिल्कुल आराम से किए जा सकते थे। वो क्या किए जा सकते थे, बिल्कुल आराम से किए जा सकते थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं अब जो भी कंटेम्प्रेरीज थे उन्होंने अपने अटेंशन को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया बेटा, अपने अटेंशन को शिफ्ट कर दिया आपका इनकी मिल्स के प्रोडक्शन के ऊपर। तो इस तरीके से बेटा आपकी फैक्ट्रीज का कमिंग अप हुआ, उनका आना हुआ बेटा। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन। आशा करता हूँ आपको ये कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज बेटा समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। इससे आगे वाली जो क्लास होगी बेटा उसमें हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं अब, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज का बेटा। पेस ऑफ जो इंडस्ट्री में अब चेंजेस आएंगे बेटा उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि उनका पेस क्या होगा इंडस्ट्रियल चेंज में, किस तरीके से वो होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन एंड हैव ए नाइस डे।